नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं उन विधानसभा सीटों का राजनीतिक इतिहास और विश्लेषण लेकर जिन विधानसभा सीटों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गुजर रही है। मैंने जैसे अब तक मैंने जो बताया आपको उसमें कल आपको जानकारी दी थी मुंगेर और भागलपुर जिले की, जिसमें जमालपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर, भागलपुर और गोपालपुर विधानसभा सीट आती थी। उससे पहले 21 अगस्त को मैंने बताया था आपको बड़बीघा, शेखपुरा, लखीसराय विधानसभा सीट का विश्लेषण। 19 अगस्त को मैंने बताया था नवादा और गया जिले का 5 विधानसभा सीटों का विश्लेषण, गुरुआ, गया, वजीरगंज, नवादा और वारसेलीगंज। 18 अगस्त को मैंने बताया था 3 विधानसभा सीटों का विश्लेषण, औरंगाबाद, कुटुंबा और रफीगंज का। पहला दिन 17 अगस्त जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी उस दिन हम आपके समक्ष लेकर आए थे 3 विधानसभा सीटों का विश्लेषण, चेनारी, सासाराम और काराकाट। आज हम बात करेंगे कटिहार जिले की, जिस कटिहार जिले के 4 विधानसभा सीटों से आज ये वोटर अधिकार यात्रा गुजरने वाली है। और ये चारों विधानसभा सीट में से कम 2 विधानसभा सीट मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है कांग्रेस के इतिहास के लिए और वर्तमान के लिए भी। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कदवा विधानसभा सीट, जहां से लगातार 2 बार से कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, जो कि बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश में, वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। दो बार से 2015 में जीता, 2020 में जीता। साथ ही एक और विधानसभा सीट है कोरहा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2015 में यहां से कांग्रेस जीती थी। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसी कोरहा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री विधायक बने थे और फिर जीतकर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, जो कि पहले दलित मुख्यमंत्री थे। उसके बाद फिर रामसुंदर दास बने बिहार में दलित मुख्यमंत्री और तीसरा दलित मुख्यमंत्री बने थे जीतन राम मांझी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बरारी विधानसभा सीट से। बरारी विधानसभा सीट कटिहार जिले में भी पड़ता है, कटिहार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। वर्तमान में कटिहार से सांसद हैं तारिक अनवर। ये बरारी विधानसभा सीट मित्रों, इसमें सबसे ज्यादा संख्या है मुसलमानों की, मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, साथ ही धानुक भी है। लगभग 45 से 50 हजार अति पिछड़ी जाति के वोटर्स हैं यहाँ पर। साथ में राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है, भूमिहार जाति के की भी संख्या, मतलब सवर्णों की भी संख्या लगभग 60,000 के आसपास है। इस सीट की खासियत यह है कि आज जब हम बात करते हैं हर विधानसभा क्षेत्र का, जब हम समीकरण आपके समक्ष रखते हैं तो मैंने उसे 1990 का डेडलाइन माना है, इसलिए कि 1990 के बाद बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं बदल गई। इसलिए बदल गई कि 1990 तक कांग्रेस पार्टी बिहार में एक छत्र शासन किया करती थी और 2 ऐसी घटनाएं घटी बिहार की राजनीति में, एक मंडल आयोग और दूसरा राम मंदिर का आंदोलन, जिसके बाद बिहार की राजनीति बदल गई और कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर हुई। तो इसी कारण से मैंने 1990 को एक डेडलाइन के रूप में इस्तेमाल किया है। और आज हम बात करते हैं बरारी विधानसभा सीट की। तो 1990 में यहां से प्रेमनाथ जायसवाल निर्दलीय चुनाव जीते थे। 1995 में जनता दल के टिकट पर मंसूर आलम यहां से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 1995 में भी आपको याद है जनता दल के टिकट पर ही मंसूर आलम चुनाव जीते थे। लेकिन 1995 में मंसूर आलम जनता दल के टिकट पर, लेकिन 2000 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। गलती हो गई, 1990 में प्रेमनाथ जायसवाल विधायक बने थे। 2005 में यहां से एनसीपी के मोहम्मद शकूर, इसलिए बताऊं मैं आपको एनसीपी की यहां पर अच्छी प्रेजेंस रही, क्यों? इसलिए कि तारिक अनवर, यह वह समय था जब तारिक अनवर ने कांग्रेस से विद्रोह किया था। सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर तारिक अनवर, पीए संगमा और शरद पवार, ये 3 कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई थी। और कटिहार जिले में तारिक अनवर का अपना एक प्रभाव था। उसी प्रभाव से कटिहार में इस बरारी विधानसभा सीट पर मोहम्मद शकूर, जो कि बहुत ही निकट संबंध रहा है
तारिक अनवर से वो चुनाव जीते 2005 में एनसीपी के टिकट पर, लेकिन 2005 के नवंबर में, चूंकि 2005 का जो फरवरी का चुनाव था वो रद्द हो गया, विधानसभा गठित ही नहीं हुई। 2005 और 2010 लगातार 2 चुनाव जो है बीजेपी के टिकट पर विभाष चंद्र चौधरी जीते, यहाँ से चुनाव, ठीक है, विभाष चंद्र चौधरी जीते। और फिर 2015 में आरजेडी को जीत मिली, जब आरजेडी, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड तीनों का गठबंधन बना 2015 में, तो यहाँ से आरजेडी के नीरज यादव को विजयश्री ने वर्ण किया, ठीक है। 2020 में यहाँ जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर विजय सिंह चुनाव जीते हैं। विजय सिंह ने 2020 में, जो कि निषाद समाज से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इन्होंने आरजेडी के नीरज यादव को, ठीक है, और बताऊं मैं आपको कि विजय सिंह निषाद को इस सीट पर 81,752 वोट मिला था 2020 के विधानसभा चुनाव में, और आरजेडी के नीरज यादव को 71,314 वोट मिला था, ठीक है, और इन्होंने 10,438 वोट से उनको हरा दिया था, ठीक है। और जो यहाँ से एलजेपी, चूंकि यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, तो आपको पता है कि लोजपा ने हर जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया था अपना। तो बीजेपी के जो विधायक थे 2010 में और 2005 के नवंबर वाले में, विभाष चंद्र चौधरी, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर लोजपा ज्वाइन कर लिया था, और लोजपा के टिकट पर जो है विभाष चंद्र चौधरी को 7,920 वोट मिला था, वो तीसरे नंबर पर थे। उसी प्रकार से 2015 की बात करें तो यहाँ 2015 में मैंने बताया नीरज कुमार चुनाव जीते थे, नीरज यादव, 71,175 वोट मिला था इनको, और इन्होंने बीजेपी के विभाष चंद्र चौधरी को हराया था 14,336 वोट से, जिनको 56,839 वोट मिला था। और एनसीपी के मोहम्मद शकूर, जो तारिक अनवर के मैंने बताया नज़दीकी, उनको 11,002 वोट मिला था। 2010 में वहीं बीजेपी के जब विभाष चंद्र चौधरी को 38,104 वोट लाकर इन्होंने मोहम्मद शकूर एनसीपी को, जिनको 30,936 वोट मिला था, तो उनको 27,168 वोट से बड़े मार्जिन से उन्होंने हराया था, ठीक है। चूंकि विभाष चंद्र चौधरी को जो है 58,000 वोट मिला था, लेकिन इनका ये मार्जिन जो था उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका ये थी मित्रों कि उस चुनाव में जो है शकूर, मंसूर आलम भी एक उम्मीदवार थे, जिनको कि 21,221 वोट मिला था। मतलब जब वहाँ मुसलमानों का वोट बट गया 2 भाग में, तो वहाँ से बीजेपी जीती, और जब गैर मुसलमानों का वोट जब बटा, मतलब जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के खिलाफ जब लोजपा भी उम्मीदवार खड़ा कर दी वहाँ पर, और वो भी लोजपा का उम्मीदवार वह जो भाजपा का पूर्व विधायक था, तो वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की जीत हो गई। इस बार भी लगभग समीकरण वही रहने वाला है, ठीक है। उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का लड़ेगा या जनता दल यूनाइटेड का लड़ेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। वैसे जनता दल यूनाइटेड की ये जीती हुई सीट है, तो उम्मीद यही है कि जनता दल यूनाइटेड ही लड़ेगी, लेकिन लोजपा का उम्मीदवार तो गठबंधन रहेगा तो नहीं रहेगा, ये बात है। अब दूसरा विधानसभा सीट है कोढ़ा। वर्तमान में यहाँ से विधायक हैं बीजेपी की कविता पासवान वहाँ से जीती हुई है। इस विधानसभा सीट की एक खासियत है कि ये कटिहार जिले में आता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र इसका पूर्णिया है। पूर्णिया लोकसभा, जहां के सांसद पप्पू यादव है, उस लोकसभा सीट में आता है। इस क्षेत्र में भी मुसलमान, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और पासवान और वाल्मीकि समाज के लोग अच्छी संख्या में है। साथ ही यादव जाति के भी मतदाताओं की संख्या प्रभावित करती है इस विधानसभा सीट को, ठीक है। इस विधानसभा सीट से 1990 में जनता दल के टिकट पर सीताराम दास विधायक बने थे। 1995 में भी जनता दल के ही टिकट पर सीताराम दास चुनाव जीते थे। 2005 के दोनों चुनाव, जो फरवरी का चुनाव था जो रद्द हो गया था, और 2005 के नवंबर का, यहां से कांग्रेस पार्टी की सुनीता देवी ने चुनाव जीता था, ठीक है। और मैंने पहले बताया आपको कि इसी सीट से जीतकर जो कांग्रेस के पहले दलित मुख्यमंत्री बिहार के स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। यहाँ से 2010, उसके बाद 2010 में सुनीता देवी को बीजेपी के टिकट पर महेश पासवान ने हरा दिया। महेश पासवान को 2010 के विधानसभा चुनाव में 71,020 वोट मिला था,
और सुनीता देवी को मात्र 18,576 वोट मिला था 2010 में। और जो मार्जिन था वो बहुत बड़ा था, 52,444 वोट से सुनीता देवी को हराया था महेश पासवान ने। और इस बार सॉरी माफ करेंगे, एनसीपी की टिकट पर मंजू देवी को 15,956 वोट मिला था 2010 में। फिर लेकिन 2015 में कांग्रेस की पूनम पासवान ने बदला ले लिया बीजेपी से, ठीक है। जैसे महेश पासवान ने सुनीता देवी को हराया था, वैसे ही कांग्रेस की पूनम पासवान ने बीजेपी के उम्मीदवार महेश पासवान को पटकनी दे दी। और चूंकि उस बार 2015 में कांग्रेस के साथ आरजेडी भी थी, कांग्रेस के साथ 2010 में याद होगा आपको, 2010 में जो है कांग्रेस का भी गठबंधन आरजेडी से नहीं था, आरजेडी भी अलग लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी भी अलग लड़ी थी, ठीक है। ये आपको नोट करना होगा। 2015 में कांग्रेस की पूनम पासवान ने बदला ले लिया महेश पासवान से, और महेश पासवान को 5426 वोट से, 5426 वोट से हरा दिया। पूनम पासवान को मिला 78,409 वोट और बीजेपी के महेश पासवान को मिला 72,983 वोट। लेकिन 2020 में बीजेपी की कविता पासवान को वोट जो है काफ़ी ज़्यादा मिला, 1,04,625 वोट मिला इनको। और इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो पूनम पासवान जो पूर्व विधायिका हो गई, उनको मिला था 75,682 वोट। इस तरह से 28,943 वोटों से बीजेपी ने कांग्रेस को भारी मतों से यहाँ हराने में कामयाबी हासिल की। मतलब कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ने सीट छीन लिया। वैसे ही जैसे 2015 में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बीजेपी से सीट छीन लिया था। अब बात करते हैं कटिहार शहर विधानसभा सीट की। मित्रों, यह कटिहार विधानसभा सीट, जैसे मैंने बताया ना कि स्टॉलवर्ट पॉलिटिक्स में होते हैं, कुछ बड़े चेहरे होते हैं राजनीति में, वैसे ही कटिहार विधानसभा सीट भी कुछ बड़े चेहरों के इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि कोढ़ा विधानसभा सीट से संबंध रहा भोला पासवान शास्त्री का, कदवा विधानसभा सीट से संबंध है कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता मोहम्मद शकील अहमद खान का। वैसे ही कटिहार विधानसभा सीट से 3 बड़े नेताओं जिनका कि इस जिले में एक बड़ी पकड़ रही है, बड़ी हैसियत रही है लगातार, वैसे 3 बड़े नेताओं की चर्चा किए बगैर कटिहार की चर्चा पूरी नहीं होगी। सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री बिहार के रहे तारकिशोर प्रसाद, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 4 चुनाव से लगातार जीत रहे हैं। 2005 में नवंबर जीता, फिर 2010 में विधानसभा जीता, 2015 का चुनाव जीता, 2020 का चुनाव जीता लगातार तारकिशोर प्रसाद। और 2020 में आपको पता है जब नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया, तारकिशोर प्रसाद को और बेतिया से एमएलए रेणु देवी को, ठीक है। तो ये लगातार रहा। 2005 का नवंबर, 2010 का 10, 15, 20 से तारकिशोर प्रसाद जीतते आ रहे हैं। उससे पहले राम प्रकाश महतो आरजेडी की टिकट पर और जनता दल की टिकट पर कई चुनाव जीते। फिर उससे भी पहले जाएंगे तो मैं बताया कि जो बड़ा चेहरा एक बिहार की राजनीति का, वो जगबंधु अधिकारी भी यहाँ से 3 बार चुनाव जीते। उनका नाम बिहार में विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे जगबंधु अधिकारी, इसीलिए बड़ा चेहरा थे, ठीक है। तो 2010 में बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद को 58,718 वोट मिला था और इन्होंने आरजेडी के राम प्रकाश महतो को 20,607 वोट से हराया था। राम प्रकाश महतो को मात्र 38,111 वोट मिला था। और यहाँ भी खेल हुआ था शमसुद्दीन का, मतलब एनसीपी का, मतलब तारिक अनवर का, जिनको 17,015 वोट मिला था। तो 17,015 वोट काटकर आरजेडी के उम्मीदवार की हार निश्चित करने में एनसीपी के उम्मीदवार शमसुद्दीन की बड़ी भूमिका थी। फिर 2015 में बात करते हैं, तारकिशोर प्रसाद तीसरी बार चुनाव जीते, 66,048 वोट इनको मिला। और इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के, चूंकि याद है मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आपको याद, आपके दिमाग में बात आ जाए, 2015 में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी एक साथ थी। तो यहां से ये सीट गई थी जनता दल यूनाइटेड के खाते में। और जेडीयू के विजय सिंह, जिनको 51,154 वोट मिला था, और तारकिशोर प्रसाद को 66,048 वोट, तो इनको 14,894 वोट से तारकिशोर प्रसाद ने हराने में कामयाबी पाई थी। और इस बार भी एनसीपी के टिकट पर रामप्रकाश महतो लड़ रहे थे और उनको 18,856 वोट मिला था। मतलब बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण होता है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होना। उसी प्रकार से 2020 में बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद, जो वर्तमान में विधायक हैं, को 82,669 वोट मिला।
आरजेडी के डॉक्टर रामप्रकाश महतो 72,150 वोट मिला। रामप्रकाश महतो लगातार चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी पार्टी से टिकट मिले, जनता दल से भी लड़े हैं, आरजेडी से भी लड़े हैं, एनसीपी से भी लड़े हैं, ठीक है, हर पार्टी से चुनाव लड़े हैं वो। और तो 2020 में तारकिशोर प्रसाद को 82,669 वोट मिला था, जब आरजेडी के रामप्रकाश महतो को 72,150 वोट मिला था। तो इस प्रकार से 10,519 वोट से तारकिशोर प्रसाद ने जीतने में कामयाबी पाई थी। अब देखना है कि 2025 का खेल क्या होता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। 2025 में तारकिशोर प्रसाद को टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि कई नेताओं को जो मार्गदर्शक मंडल में भेजने का, उसमें तारकिशोर प्रसाद का भी नाम आ रहा है लगातार। तो ये बात स्पष्ट है और संभावना ऐसी है कि कटिहार का शहर विधानसभा सीट इस बार आरजेडी के बदले कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो देखना है कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाती है। अब हमारा चौथा विधानसभा सीट कदवा, मैंने बताया आपको कदवा इसलिए जाना जाता है कि यहाँ से शकील अहमद खान कांग्रेस पार्टी के जो वर्तमान में विधायक दल के नेता हैं, वो वर्तमान में विधायक हैं। 1990 में यहाँ पर अब्दुल जलील जीते थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे अब्दुल जलील। 95 में बीजेपी के भोला राय ने उनसे सीट छीन ली थी, ठीक है। और ये विधानसभा सीट ऐसा है मित्रों जहां पर कि मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, 1,30,000 से ज़्यादा मुसलमान वोट है, लगभग 45% मुसलमानों का वोट है यहाँ इस विधानसभा सीट में, कदवा विधानसभा सीट में। तो 1990 में निर्दलीय जलील अब्दुल जलील जीत हुई, 95 में बीजेपी के भोला राय ने उनसे सीट छीन ली। 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हिमराज सिंह ने चुनाव जीता। जिस प्रकार से डॉक्टर रामप्रकाश महतो कटिहार विधानसभा सीट पर हर चुनाव में उम्मीदवार होते हैं, वैसे ही कदवा विधानसभा सीट से हिमराज सिंह कभी एनसीपी, कभी जनता दल, हर पार्टी से वो लगभग चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है। तो हिमराज सिंह 2000 में जो है वो चुनाव जीते थे। 2005 का दोनों चुनाव, 2005 का फरवरी और 2005 का नवंबर, दोनों तारिक अनवर के निकटस्थ एनसीपी के उम्मीदवार अब्दुल जलील ने चुनाव जीता। 2010 में बीजेपी के भोला राय ने फिर उनसे सीट छीन ली। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भोला राय को 38,225 वोट मिला था। एनसीपी के हिमराज सिंह को 19,858 वोट जिनको मिला था, उनको 18,367 वोट से बीजेपी के भोला राय ने हराया। आरजेडी के टिकट पर 2010 में, आप फिर दोहरा रहा हूं, 2010 में कांग्रेस और आरजेडी का तालमेल नहीं था। आरजेडी के टिकट पर बदरुद्दीन अहमद जिनको 18,167 वोट मिला था, मतलब 2 मुस्लिम उम्मीदवार लड़े तो बीजेपी के भोला राय जीते, 2 हिंदू उम्मीदवार लड़े तो कोई मुसलमान जीता। ये यहाँ का समीकरण है। इसको साबित करने के लिए 2015 का आंकड़ा देखिए आप। 2015 में कांग्रेस के शकील अहमद खान जीते चुनाव, उनको 56,141 वोट मिला था। बीजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को 50,342 वोट मिला था। तो 5,799 वोट से शकील अहमद खान ने चुनाव जीता था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि एनसीपी के टिकट पर हिमराज सिंह को 23,667 वोट मिला था। ठीक है, समझ में आया 10-15 का गणित। फिर 20 में कांग्रेस के शकील अहमद खान को 71,267 वोट मिला था। इन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के यहाँ ये सीट एनडीए के तरफ से जनता दल यूनाइटेड के खाते में गई थी। तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे और लोजपा के टिकट पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उम्मीदवार, ठीक है, चंद्रभूषण ठाकुर को ने दूसरे नंबर पर आए, जिनको 38,865 वोट मिला था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को 32,402 वोट मिला था। इस तरीके से ठीक है, शकील अहमद खान ने 32,000 वोट से जो है 402 वोट से चंद्रभूषण ठाकुर को हराया था। और जनता दल यूनाइटेड के सूरज प्रसाद राय को 31,779 और निर्दलीय हिमराज सिंह इस बार भी थे, लेकिन इस बार उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब था, 5,164 वोट ही मात्र मिला था। इस प्रकार से मैंने देखा आपने कि जब 3 हिंदू उम्मीदवार 2 हिंदू उम्मीदवार जीतने में बटा तो फिर मुस्लिम उम्मीदवार जीते यहाँ से, और जब हिंदू उम्मीदवार ज़्यादा हुए उनका वोट बटा तो फिर
मुसलमान जीते और मुसलमानों का वोट बटा, मुसलमानों में एक से ज़्यादा उम्मीदवार हुए, तो फिर कोई हिंदू बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता। ये गणित रहा है कदवा का। देखना है इस बार कदवा में शकील अहमद खान अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं, नंबर एक। और ये सब कुछ निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है या जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती है। यदि शकील अहमद खान के खिलाफ बीजेपी का उम्मीदवार होगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कड़ा मुकाबला होगा, परेशानी होगी शकील अहमद खान के लिए। यदि उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड का रहा या लोक जनशक्ति पार्टी का रहा तो मुझे लगता है कि शकील अहमद खान की जीत ज़्यादा निश्चित होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप दर्शकों से आग्रह है कि आप भी अपना विचार, ठीक है, निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। साथ ही अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक चीज़ का वादा कर सकते हैं आपसे कि हमारा विश्लेषण हर वक्त निष्पक्ष रहेगा, किसी पार्टी के पक्ष में हम नैरेटिव नहीं चलाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। आज के लिए इतना ही। सत्य जानना हो तो पॉलिटिकल आइडिया को निश्चित रूप से आप फॉलो कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।